हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप ये इमेज देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो बना है, क्या एक ये डायरी टाइप की बनी है और एक कोई बैठकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। तो ये है बेसिकली वीडियो उनके लिए जिन्होंने अकाउंट्स वगैरह, बीकॉम या फिर सीए, सीएमए, सीएस वगैरह की कंप्लीट तैयारी, मतलब सीएमए वगैरह कर रखा है। ठीक है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी कह सकते हो। जिन्होंने ये सब कंप्लीट कर रखा है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। टाइटल आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट 2023। लास्ट 2 महीने की यहाँ पर हम बात करेंगे। जो ज़्यादातर वैकेंसी आई हैं सीए, सीएमए या सीएस रिलेटेड, हम यहाँ पर उनकी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो जो बेल है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, डिफेंस के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब बनाता है। तो उन्होंने जो रिक्रूटमेंट जारी की थी कुछ इस पोस्ट के लिए, बेसिकली अकाउंटेंट और जो फाइनेंस है उसके संबंध में जो इन्होंने रिक्रूटमेंट जारी की थी। आगे हम नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखेंगे। तो बेल ने जारी की, उसके बाद पीजीसीआईएल में भी सेम टाइप की वैकेंसी निकली, उसके बाद एचपीसीएल में भी सेम टाइप की वैकेंसी निकली थी। ठीक है, फिर जो हमारा उससे थोड़े दिन पहले नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी एनएसआईसी में भी वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, उसके अलावा हाल ही में अभी मतलब 1 तारीख को एनएफएल, ठीक है, इसमें भी वैकेंसी निकली है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अभी जो हमें इसके बेसिस पे पूरी चीजें बताएंगे कि क्या क्या बेसिकली मांगा जाता है, किस तरह के नोटिफिकेशन इनका आता है, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आई हैं अलग अलग। अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख लो। ठीक है, तो जैसा आप पहले देख सकते हो, ठीक है, ये एचपीसीएल में आया था कितना, तो एचपीसीएल में आप देख सकते हो 16 पोस्ट थी। ठीक है, उसके बाद जो बेल था हमारा उसमें 15 पोस्ट थी। ठीक है, फिर पीजीसीआईएल में आप देख सकते हो 20 पोस्ट थी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कोई वैकेंसी थी, दूसरा कोई था, याद नहीं। एनएसआईसी की बात करें तो एनएसआईसी में आपको टोटल रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो 19 यहाँ पर थी। उसके अलावा जो एनएफएल जो हाल ही में 1 तारीख को आया है, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसमें भी 10 हैं। अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो ये 80+ बन जाता है। ठीक है, यानी पिछले 2 महीने में टोटल 80 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं आपके लिए। आपने जो सीए, सीएमए या फिर सीएस कर रखा है उनके लिए, सब में लगभग यही एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एज लिमिट किसी में 27 है, किसी में 28 है, तो 1 साल का वेरिएशन है। उसके अलावा रिजर्वेशन लगभग सभी में था। रिजर्वेशन मतलब कि जो आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो वाला आपको सब में, जितनी भी पीएसयूज की वैकेंसी थी अभी तक हमने बात की, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, एनएफएल हो, पावर ग्रिड, पीजीसीआईएल हो या फिर एनएसआईसी हो, सब में वो जो था एज रिलैक्सेशन वो यहाँ पर दिया गया था। अब हम एनएफएल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एनएफएल में जैसा कि आप देख सकते हो, कम से कम 18 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 27 ईयर एज होनी चाहिए। आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, सीए, सीएमए, सीडब्ल्यूए इसमें आपने कर रखी हो, आपकी डिग्री इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, कट ऑफ डेट मींस कि आपकी एज 27, 31 दिसंबर मतलब 31 अक्टूबर 2023 तक आप 27+ नहीं होने चाहिए। अगर इसके बाद आप, जैसे मान लो आप 27 कंप्लीट आपका हो रहा है अभी, यानी कि अभी हो रहा है मान लो, ठीक है, 4 नवंबर को आपका क्या है, मान लो आपका कंप्लीट होता है 27 के, आप हो जाते हो, तो क्या आप एलिजिबल नहीं रहोगे? आप एलिजिबल होगे, क्योंकि इन्होंने बोला है 31 अक्टूबर तक आप 27 साल या उससे छोटे रहने चाहिए। तो आप तो इसके बाद बड़े हो रहे हो, तो आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो याद रखना ये चीज आपको ध्यान रखनी। साथ ही साथ आपकी जो डिग्री है वो 31/10/2023 से पहले आपके पास होनी चाहिए। आप अपेयरिंग हो अभी तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब इस टाइम मतलब 31/10 तक आपके पास उसका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अदरवाइज इससे पहले आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एज लिमिट जैसा कि हमने ऊपर ही देख लिया 27 है। रिलैक्सेशन पहले से बता दिया गया आपको कि हाँ मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्या प्रोसीजर रहेगा। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, रिक्रूटमेंट को कैसे आप भर सकते हो। तो बहुत से लोग जो है सरकारी रिजल्ट या किसी और वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि कहाँ नोटिफिकेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जो पीएसयूज होते हैं, चाहे एचपीसीएल, बीएएल हो, ठीक है, पीजीसीआईएल हो, या फिर हम इसकी बात कर लें, एनएफएल की बात कर लें, ये अपना रिक्रूटमेंट अपनी वेबसाइट पे ही दिखाते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। फिर करियर वाले ऑप्शन में जाओगे आप, रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, उस पर क्लिक करोगे और अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। एक छोटी सी बात और है कि किसी कारणवश अगर ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है, कोई बीच में डिस्टर्बेंस आती है, तो जो आपने फॉर्म फी सबमिट की है वो वापस नहीं होगी। तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कर क्या सकते हो आप। ठीक है,
तो ये फिलहाल इस वाली जगह पर इतनी बात थी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने बोला है ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, OMR बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ब्लैंक्स भरने होते हैं। ठीक है, पूछा क्या क्या जाएगा वो अभी हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें वो चीज नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर सेंटर्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। रांची है, लखनऊ है, ठीक है, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई एंड गुवाहाटी। इतनी जगह पर टेस्ट होंगे, इससे अलग कहीं पर आपको जाकर आप पेपर नहीं दे पाओगे। ये बात यहाँ पर क्लियरली लिखी है। ठीक है, ये बात समझ में रखनी कि आपका, आप अगर मान लो जैसे यहाँ पर लखनऊ दे रखा है, सपोज दैट कि आप रहने वाले ऐसी जगह को जिसका इसमें नाम ही नहीं है, जैसे भोपाल, भोपाल भी हालांकि दे रखा है, जैसे आप मान लो ग्वालियर के रहने वाले हो, ठीक है, तो आपको ग्वालियर में आपका टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, आपको भोपाल जाना पड़ेगा, जो आपका नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा वहां आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा, तीसरी कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी। 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर आपको लिखा 120 मिनट्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने यहाँ पर बात करी है। HPCL में भी ऐसे ही इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम। जैसा कि आपने CA CMA जिससे भी आप अप्लाई करोगे तो उससे रिलेटेड होगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपका वो रिलेटेड होगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड होता है यानी क्वांट्स और रीजनिंग, उससे रिलेट करेगा। जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर आपके जनरल होंगे QRE के, जिसको आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA कह सकते हो। उसके अलावा 100 जो मार्क्स होंगे वो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, CA वगैरह, वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि रेशियो 1:5 का इन्होंने बोला है, मतलब एक सीट पे इंटरव्यू के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। चलो, जैसे अभी 10 यहाँ पर 10 सीटें हैं, ठीक है, तो 10 सीटों के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे, टोटल 50 लोग सॉर्ट आउट करे जाएंगे। ठीक है, चलो, अब परसेंटेज बेस अगर बात किया जाए कि वेटेज किसका ज्यादा होगा, वेटेज किसका कम होगा, तो वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 80% आपका वेटेज होगा जो आपका रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड उसका, और 20% आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू में जो आप करोगे उसमें आपको 20% मार्क्स वहां से आपके काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात लिखी गई है। एक और खास बात जो यहाँ पर लिखी गई है, सपोज करिए कि इन्होंने लिखा है कि मान लो 2 लोगों के नंबर सेम होते हैं, तो डेसिमल की बाद तक 2 डिजिट तक ये मार्क्स को मैच किया जाएगा। अगर इस केस में भी मार्क्स एकदम इक्वल निकल जाते हैं, सपोज दैट कैंडिडेट A है, ठीक है, जिसके मार्क्स है 75.12 और कैंडिडेट B है जिसके मार्क्स है 75.01। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसको प्रिवेल किया जाएगा, किसको आगे दिया जाएगा मौका, तो कैंडिडेट A को दिया जाएगा। बट सपोज करो कि कैंडिडेट A और B दोनों के मार्क्स बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, इसके भी 75.12 है और कैंडिडेट B के भी 75.12 है, तो ऐसी कंडीशन में जिसकी एज ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एज मतलब यहाँ सीनियोरिटी को देखा जाएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज ज्यादा होगी उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर नीचे वाली लाइन में ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। ठीक है, सीनियर इन दी मेरिट लिस्ट, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी जाएगी। उसके अलावा आपको उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, मतलब डेट है, वो आपको ध्यान रखना है। 2 तारीख से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 1 दिसंबर 2012 तक आप, मतलब 1 दिसंबर 2023 तक इसको आप भर सकते हो। ठीक है, और जो डेट ऑफ क्लोजिंग एडिट और करेक्शन विंडो, मतलब उसमें अगर कोई संशोधन वगैरह करना हो तो वो डेट 4 दिसंबर 2023 तक रहेगी। इससे पहले आप सारी चीजों को कंप्लीटली भर लो अच्छे से। ठीक है, और अगर कोई भी गलती होती है तो उसमें जिम्मेदार ये होंगे नहीं, ऐसा इन्होंने बोल दिया है और ऐसा हर एग्जाम में बोल ही दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आई एग्जाम भी आपके लिए क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो आई एग्जाम भी जो है ऐसे जो कोर्स जहां पर अकाउंट्स वगैरह पूछी जाती है, अकाउंट्स से रिलेटेड चीजें आती हैं, उसके लिए बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जैसे कि यहाँ पर आप बेल का देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए। तो यहाँ पर हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, 500+ कोर्स वीडियोस होती है, स्टडी नोट्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आप मेंटोर से बात कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हो। टीचर से 1-on-1 आप कॉल पे भी बात कर सकते हो। नीचे नंबर दिया गया है, ज्यादा डिटेल के लिए आप नीचे नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं 9205524028।
आप सब मतलब ऐसा है कि सीए वगैरह की आपने तैयारी कर रखी है, आपने उसको पास किया हुआ है, तो डेफिनेटली नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा होगी। बट कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, इंटरव्यू या फिर जो क्यूआरई वाला सेक्शन है काफ़ी दिन उससे दूर हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है। और आई एग्ज़ाम भी अपने इंटरव्यू के लिए बहुत फेमस है। आप वेबसाइट पे विजिट करके उसके बारे में भी देख सकते हैं, हमारे जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।